स्टार्ट करेंगे बेटा। तो आज का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। तो आगे जाने से पहले लास्ट क्लास में डिफरेंशिएशन, ठीक है, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन कंप्लीट किए हैं। अगर कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। कुछ डाउट्स है आपको डिफरेंशिएशन तक? सर ये चैप्टर में नहीं है लेकिन दूसरा चैप्टर में है। क्या है? सर डेरिवेटिव्स वाला में नहीं है लेकिन लिमिट्स में है। लास्ट में पूछ लेंगे। हाँ ठीक है, लास्ट में पूछ। हाँ okay, ठीक है ठीक है। सो एक टॉपिक करके इसके बाद क्वेश्चंस लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। सो जो डेरिवेटिव्स हम सीखे हैं, वी हैव अंडरस्टूड हाउ टू डिफरेंशिएट डिफरेंट फंक्शंस। इसका यूज क्या है? ठीक है। फर्स्ट, देयर आर सेवरल एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। सो देखिए क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। सो फर्स्ट इज डेरिवेटिव कैन बी यूज्ड एज ए रेट मेजर। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज डेरिवेटिव कैन बी यूज्ड एज ए रेट मेजर। ठीक है, ऐसे करके अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। सो डेरिवेटिव्स कैन बी यूज्ड in approximations and finding errors. ठीक है, approximations and finding errors. so ये वाला काम में डेरिवेटिव्स आते हैं। एंड थर्ड इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। एक फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यूज मिनिमम वैल्यूज फाइंड करने में आपको डेरिवेटिव्स का यूज होगा। So derivatives can also be used to analyze increasing and decreasing functions. Derivatives can be used in analyzing increasing and decreasing functions. इसके बाद मीन वैल्यू थ्योरम्स नाम का कुछ थ्योरम्स है। ठीक है, you have something called mean value theorems where differentiations are used. And lastly you have another application called tangents and normals. कोई भी कर्व का tangents and normals निकालने में आपको डेरिवेटिव्स का यूज होगा। ठीक है, these are the 6 applications of derivatives that you have in your syllabus. और भी बहुत कुछ काम है डेरिवेटिव्स का, बट दीज आर दी थिंग्स दैट यू नीड टू लर्न। यहाँ तक क्लियर है? यस और नो? ओके, सो फर्स्ट देखिए डेरिवेटिव एज रेट मेजर। सो इफ x is the independent variable, x is the independent variable and y is the dependent variable. मान लीजिए y is a variable which depends on x. So if I write y is equal to f of x, इसी को हम एक फंक्शन बोलते हैं, y is a function of x, right? So dy by dx can be thought of as rate of change of y with respect to x. So dy by dx can be thought of as
rate of change of y with respect to x. ठीक है, सो dy by dx, dy का मतलब है इनफाइनेटेसिमल चेंज इन y, dx का मतलब इनफाइनेटेसिमल चेंज इन x. ठीक है, so change in x by change in y is called the rate of change of y with respect to x. आप फिजिक्स में देखा होगा, what is velocity? Rate of change of displacement with respect to time, right? तो velocity का मतलब क्या है? Rate of change of displacement with respect to time. इसका मतलब है, मान लीजिए ये टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट है, वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है, मान लीजिए ऐसा कुछ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मान लीजिए एक टाइम t है, ये t प्लस डेल्टा टी है. इस टाइम t पे डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए s है, t प्लस डेल्टा टी पे डिस्प्लेसमेंट इज s प्लस डेल्टा s. So what is the rate of change of displacement with respect to time? इसका मतलब डेल्टा टी टाइम में डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट हुआ है. एक यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है? रेट ऑफ चेंज का मतलब है एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है. यूनिटरी मेथड से डेल्टा एस बाय डेल्टा टी होते हैं. तो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. सो आपको इंस्टेंटेनियस रेट चाहिए तो ये जो रेट है, दिस इज बिटवीन टी एंड डेल्टा टी, एक फाइनाइट टाइम पे रेट ऑफ चेंज. आपको इन्फिनिटेसिमल रेट ऑफ चेंज चाहिए तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो. डेल्टा टी अब जब बहुत कम होता है, टेक वेरी स्मॉल डेल्टा टी, उस बहुत छोटा सा डेल्टा टी के करस्पॉन्डिंग डेल्टा एस का रेशियो जो है, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी का रेशियो इज नथिंग बट डी एस बाय डी टी. So ds by dt is nothing but the rate of change of displacement with respect to time. Similarly, dy by dx का मतलब क्या है? Rate of change of y with respect to x. ये क्लियर है? यस सर. So आपको रेट ऑफ चेंज के ऊपर बहुत बेसिक क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये नोट कर लीजिए. हम कुछ क्वेश्चंस करें. नोट किया? Yes, sir. Okay. So first question is, एक सर्किल है, ठीक है, you have a variable circle, a variable circle. इसका मतलब है इसका रेडियस जो है वो चेंज हो रहा है. रेडियस ऑफ सर्कल is increasing at a rate of 2 centimeters per second. 2 centimeters per second. What is the rate of change of area when r is equal to 6 centimeters? क्वेश्चन ओके है? एक सर्किल का रेडियस जो है वो इंक्रीज हो रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ऑब्वियसली रेडियस चेंज हो रहा है तो सर्किल का साइज भी बढ़ते जाएगा.
So as the radius changes, the area also changes. अगर रेडियस कुछ स्पीड से बढ़ रहा है तो एरिया कितना स्पीड से बढ़ेगा, दैट्स द क्वेश्चन. सो आपका ऐसा क्वेश्चंस में रीड द क्वेश्चन केयरफुली. सो इस क्वेश्चंस में वन variable's rate of change will be given. You'll be asked to find the other variable's rate of change. So आपका सबसे पहला काम होगा, you have to relate the two variables. So as you can see, इस question में radius is a variable and area is a variable. And what is the relation between area and radius? So area is equal to pi r square. This is the relation between area and radius. Okay. So area is a variable which depends on r. So अभी मैं क्या करता हूँ, let me differentiate both sides with respect to t. So differentiate both sides with respect to t. तब क्या होगा, dA by dt is equal to pi into 2r dr by dt होगा. r square का differentiation is 2r dr by dt. So अब क्वेश्चन के हिसाब से रेडियस इज चेंजिंग एट ए रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. इसका मतलब है dr by dt गिवन, व्हाट इज गिवन, dr by dt is 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ओके. तो आपको dA by dt चाहिए, बाकी सब कुछ तो है आपके पास. सो dA by dt when r is equal to 6 centimeters is equal to 2 pi into r is 6, dr by dt is 2. r is in centimeters, dr by dt is in centimeters per second. यूनिट्स पे आपको यहाँ से आ जाएगा. दैट इज इक्वल टू 6 to the 12 24 pi सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. इज इट क्लियर? याद क्लियर? So the rate of change of area is equal to 24 pi centimeters per second. आप यहाँ देख सकते हैं, radius might be increasing at a constant rate, but area does not always increase at a constant rate. ध्यान दे दीजिए. What is dA by dt when r is equal to 5 centimeters? When r is equal to 5 centimeters, r के प्लेस में 5 सब्स्टिट्यूट करना है. So 20 pi centimeter square per second. रेडियस तो सेम रेट में इंक्रीज हो रहे हैं, बट एरिया इज नॉट इंक्रीजिंग एट दी सेम रेट. स्टार्टिंग में धीरे धीरे करके इंक्रीज होगा. एज टाइम गोज ऑन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया इंक्रीजेस. समझ में आ रहे? Yes. Yes, sir. Okay. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. You have a sphere, 3D object. The rate of change of volume is equal to 20 centimeter cube per second. Find the rate of change of surface area when radius is equal to 8 centimeters. ठीक है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस में you'll be given an extra information. As we have seen, वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम का रेट कांस्टेंट है. It does not mean that all the other variables also increase at a constant rate. जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में रेडियस एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रहे हैं, बट एरिया इज नॉट इंक्रीजिंग एट ए कांस्टेंट रेट. The increase in area, the rate of increase in area might depend on other variables. तो यहाँ भी ये वाला जो है, ये लास्ट में आपको यूज होगा. जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, दिस विल बी यूज्ड इन द लास्ट स्टेप. तो फर्स्ट देखिए, व्हाट आर द वेरिएबल्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इन दिस. एक है वॉल्यूम जिसका रेट दे दिया,
दूसरा है सरफेस एरिया, राइट? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर? Relation between, is there a formula connecting volume and surface area of sphere? ऐसा कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है ना जो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया को कनेक्ट करते हैं. बट हाउ आर दीज टू कनेक्टेड? They are not functions of each other, but both of these are functions of what? Both Radius. volume and surface Sir, area radius. are functions of radius of sphere. Radius. So these two are something like parametric functions that we have discussed. लास्ट क्लास में हम पैरामीट्रिक फंक्शंस डिस्कस किया ना, x भी एक पैरामीटर पे डिपेंड करते हैं, y भी एक पैरामीटर पे डिपेंड करते हैं, राइट? So this is an example of parametric functions. So volume is 4 by 3 pi r cube, right? And surface area, a लिखता हूँ, surface area is 4 pi r square. Okay? So पहला मैं क्या करता हूँ, इसको विथ रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करता हूँ. dv by dt is equal to 4 by 3 pi into 3r square dr by dt. Okay? तो 3 कैंसिल किया तो 4 pi r square dr by dt. Is it okay? First, the rate of change of volume depends on the rate of change of radius. And ये देखिए second, so dA by dt is equal to 4 pi into 2r dr by dt. That is equal to 8 pi r dr by dt. Okay? So rate of change of area also depends on rate of change of volume. So ये first equation है, ये second equation है. तो ये दोनों में से dr by dt हमको मिला नहीं है, so dr by dt को एलिमिनेट करेंगे. कैसे एलिमिनेट करते हैं? Let us divide one by the other. और dr by dt के प्लेस में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम 1 and 2, dv by dt is equal to 4 pi r square into dr by dt के प्लेस में मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? dA by dt divided by 8 pi r, right? dr by dt is dA by dt divided by 8 pi r. तो पाई पाई कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स एक r कैंसिल हो गया. सो dv by dt is equal to effectively क्या हुआ? r by 2 टाइम्स dA by dt. सही है क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. सो आपको अभी dv by dt दिया हुआ है. सो सब्स्टिट्यूटिंग द नंबर्स, 20 is equal to रेडियस कितना दिया? 8. 8 centimeter. 8 by 2 times dA by dt when r is equal to 8, right? क्योंकि r जब 8 सब्स्टिट्यूट किया तब ये नंबर्स आ रहे. So this implies dA by dt when r is equal to 8 is equal to how much? 5. अगर यूनिट्स चाहिए तो ठीक है, जस्ट यूनिट सब्स्टिट्यूट करके यूनिट्स भी कैंसिल किया था, आपको यूनिट्स आ जाएगा. बट dA by dt मोस्टली एरिया इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, राइट? एरिया बाय टाइम. समझ में आ रहे? क्लियर है कि नहीं? हाँ, Yes, sir. sir. नेक्स्ट नोट किया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. यू हैव ए कोन, you have a right circular cone. Okay, इसका डायमेंशंस दिया है, ये 5 सेंटीमीटर्स है, हाइट इज 10 सेंटीमीटर्स. ओके, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर्स,
height is 10 centimeters. Okay. Now, water is being filled into this. Water is being filled into this. Water is being filled at a rate of 5 centimeter cube per second. ठीक है, एक पर्टिकुलर रेट में water is getting filled. Okay. The question is, find the rate at which water level rises. Is the question complete? Is the question complete here? तो आप देख सकते हैं, नहीं सर, रेडियस दिया ही नहीं। as water is flowing at a constant rate, water का level बढ़ने का जो rate है वो constant होगा या बदल सकते हैं? बदल सकते हैं। है ना, स्टार्टिंग में क्रॉस सेक्शन छोटा है ना, तो जल्दी फिल होगा. As the cross section becomes larger, height धीरे धीरे बढ़ेगा ना शायद. Yes, So sir. I'll also give, find the rate at which water rises at an instant when h is equal to 5 centimeters. Okay. इसका मतलब जिस टाइम में वाटर का लेवल 5 सेंटीमीटर्स होगा उस टाइम पे व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द हाइट ऑफ वाटर. क्लियर है क्वेश्चन? सो व्हाट आर द वेरिएबल्स दैट इन्फ्लुएंस दिस प्रॉब्लम? इस वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करने वाला, इस प्रॉब्लम को इन्फ्लुएंस करने वाला वेरिएबल्स क्या है? ऑब्वियसली h इज वन ऑफ द वेरिएबल, राइट? सही कि नहीं? h is one of the variable which influences this question, right? So rate at which the height increases also depends on shape of the cone, right? कोन मोटा है पतला है उस पर डिपेंड करता है क्या नहीं? हाँ सर। एंड ये जो मोटा पतला जो है कोन का जो शेप है वो कौन सा वेरिएबल डिसाइड करते हैं? विच वेरिएबल डिसाइड्स द रेडियस। हाँ देखिए, बेसिकली ये दोनों का रेशियो डिसाइड करता है ना, मतलब इतना हाइट उठने के बाद कितना रेडियस बढ़ेगा. और इसको भी आप ये इस एंगल को अल्फा मान लिया तो दिस कैन आल्सो बी थॉट ऑफ एज अ वेरिएबल, मतलब वेरिएबल नहीं है, पैरामीटर विच इन्फ्लुएंसेस द रेट इन दिस क्वेश्चन, राइट? आपका चॉइस है कौन सा आप लेना चाहते हैं. क्लियर है? सो इस क्वेश्चन के लिए मैं एज्यूम करता हूं, लेट स्मॉल h एंड स्मॉल r be the height and radius of what? of cone नहीं है ये. Let h and r be the height and radius of what? Water level. Of water. वाटर कोन बोलता हूँ, ठीक है, वाटर का जो कोन बनता है, वाटर कोन एट व्हाट पॉइंट, क्योंकि ये h and r तो चेंज होते रहता है ना, एट एन इंस्टेंट t. ओके, क्योंकि टाइम इज ऑल्सो वेरिएबल, राइट, इन दिस क्वेश्चन. एक पर्टिकुलर इंस्टेंट t में, at a particular instant t, let h be the height and r be the radius. Is it clear? Now what are the variables that you need to connect? What is given? Water is being filled at a rate of 5 centimeter cube per second. So इसके लिए let v be the volume of cone है क्या या water cone का है? सर कोन। Let v be the वॉल्यूम ऑफ द वाटर कोन, है ना. देखिए ये बड़ा कोन का वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा है. एज वाटर इज गेटिंग फिल्ड इन दिस कोन,
किसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है? पानी का वॉल्यूम चेंज हो Water. रहा है ना. Yes, तो sir. पानी जो कौन बनता है, दैट इज द वॉल्यूम v दैट आई एम कंसिडरिंग. ओके, एट द इंस्टेंट t, एट एन इंस्टेंट, वही इंस्टेंट पे, समझ रहे, जिस इंस्टेंट में हम हाइट एंड रेडियस मेजर कर रहे हैं उसी इंस्टेंट में पानी का वॉल्यूम को v से रिप्रेजेंट कर लीजिए. सो v डिपेंड्स ऑन व्हाट? v इज इक्वल टू व्हाट? v का कुछ फॉर्मूला है ज्योमेट्री में? 1/3 पाई आर स्क्वायर h, राइट. अगर एक इंस्टेंट में h is the height, r is the radius and v is the volume है तो v should be equal to 1/3 pi r square h, right. यहाँ देखिए there is a problem here. Problem is that v depends on two variables. ये आपको दिख रहा है? हाँ सर. As t is changing, r भी change हो रहा है, h भी change हो रहा है ना, दोनों change हो रहा है ना. हाँ, But usually differentiation we usually do with respect to only one variable, right? सही क्या नहीं? So आपका काम है ये दोनों वेरिएबल्स जो है r एंड h, ठीक है, यू हैव टू रिलेट r एंड h. जो भी दो वेरिएबल्स है इसमें से एक वेरिएबल एलिमिनेट करना पड़ेगा. सो योर एम इज टू एलिमिनेट वन वेरिएबल. समझ रहे? एलिमिनेट वन वेरिएबल. सो वो कैसे एलिमिनेट करिएगा? वो आपका ज्योमेट्री से एलिमिनेट करना है. यू हैव टू एलिमिनेट इट यूजिंग ज्योमेट्री. सो कैन वी रिलेट r एंड h in some way यूजिंग ज्योमेट्री? मुझे दिख रहा है यहाँ दो सिमिलर ट्रायंगल्स दिख रहे हैं. सबको दिख रहे हैं दो सिमिलर ट्रायंगल्स? हाँ सर. एक बड़ा ट्रायंगल, बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल, एक छोटा राइट एंगल ट्रायंगल. ये दोनों सिमिलर है क्या नहीं? हाँ, sir. So if two similar triangles, ratio of sides will be same. So r by h should be equal to 5/10 है क्या नहीं? r by h हाँ should be सर. equal to 5/10 होना चाहिए. Yes. इसका मतलब r by h is equal to 1/2 और h is equal to how much? 2r, right? Yes, So sir. this is how you relate two variables. Okay क्या नहीं? तो अब हम क्या करेंगे, r के प्लेस में h/2 लिख सकते हैं या h के प्लेस में 2r लिख सकते हैं, आपका चॉइस है. बट हमको इस क्वेश्चन के लिए आई वांट टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट है ना, फाइंड द रेट एट विच वाटर लेवल इंक्रीजेस. इसका मतलब क्या चाहिए हमको? dh/dt चाहिए, राइट. dh/dt इज रिक्वायर्ड. सो विच इज बेटर टू चेंज एवरीथिंग इनटू h, राइट. सो 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर के प्लेस में मैं h²/4 लिखा तो h³/4 हो जाएगा ये. h² into h³/4. So that is pi h³/12. Okay. Is it clear? So now volume depends on only one variable h. अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करता हूँ. So dv/dt is equal to pi/12 into 3h² dh/dt. Okay. So question में क्या दिया? dh/dt is required. dv/dt is constant 5 and कौन सा इंस्टेंट में चाहिए? I want it at an instant when h is equal to 5. So dh/dt is equal to 4 times or 4 by pi h square times dv/dt, right? This implies dh/dt when h is equal to 5 is equal to, इस तरफ भी h के प्लेस में 5 पुट कर लीजिए. So 25 pi times dh/dt is 5. So 4 by 5 pi. Units क्या है? dh/dt. h is in centimeters per second. Is it clear? Okay है ये क्वेश्चन? Yes sir.
नोट कर लीजिए। नोट किया? नोट किया? Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिमिलर क्वेश्चन है इस बार। ठीक है, ऊपर से सैंड इज बीइंग पोर्ड। अगर ऐसा सैंड फ्रीली अगर पोर किया तो ऐसा कुछ सैंड का एक कोन बनेगा ना। इफ सैंड इज बीइंग पोर्ड फ्रॉम द टॉप, कौन सा शेप बनेगा सैंड का? एक कोनिकल शेप जैसा बनेगा, राइट? सो क्वेश्चन में दिया है सैंड इज बीइंग पोर्ड एट अ रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, एंड sand is piling up in the shape of a cone where the height of the cone will always be 1/6 of the radius. समझ रहे? ये सैंड का प्रॉपर्टी है, राइट? डिफरेंट, अगर अलग अलग सॉलिड्स, अलग अलग पाउडर्स, अलग अलग शेप ऑफ कोन बना सकता है ना। So the question is, what is the rate of change of height when the height of the sand is 4 centimeters? Okay, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है क्या? नहीं, प्रीवियस क्वेश्चन का। हाँ सर। तो इसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे। So starting with let h and r be the height and radius of the sand cone, and let v be the volume of the sand cone. वो सारा variables similarly आप define करना पड़ेगा. So what is the relation between the volume and height, volume and the other variables? 1/3 pi r square h. इस बार अच्छा सा r and h के बीच में relation दे ही दिया आपको. So h is equal to r by 6. इसका मतलब r is equal to 6h. So ये आप यहाँ पुट कर लिया तो 1/3 पाई इंटू 36h क्यूब हो जाएगा, 36h स्क्वायर इंटू h। सो 12 पाई h क्यूब हो गया। वॉल्यूम एज ए फंक्शन ऑफ h आ गया। सो dv by dt इज इक्वल टू हाउ मच? 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर dh by dt। ओके, तो इसके बाद बाकी सारा आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। सो 12 इज इक्वल टू 12 पाई इंटू 3 इंटू हाइट 4 स्क्वायर dh by dt when h is equal to 4। तो बाकी सारा कैंसिल हो गया। सो dh by dt is equal to 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। इजी है? क्लियर है क्या नहीं है? समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। Yes. सो सिमिलरली मान लीजिए आप एक लैडर के ऊपर चढ़ रहे हैं। ठीक है, हैव a ladder of 5 meters। ओके,
So the bottom of the ladder is pulled along the ground at a rate of 2 meters per second. Okay, this is being pulled at a rate of 2 meters per second. Obviously ये भी नीचे आएगा ना शायद, right? अगर इसको पुल करके Yes, गया sir. तो Yes, sir. इसको ये तो नीचे आएगा. ऑब्वियसली अगर इसको एक कांस्टेंट स्पीड से पुल कर रहा हो तो ऊपर से भी एक कांस्टेंट स्पीड से नीचे आएगा या वेरिएबल स्पीड हो सकता है. जो कांस्टेंट है उस टाइम पे कांस्टेंट स्पीड से आ जाएगा. वही क्वेश्चन है बेसिकली. दैट्स व्हाट वी नीड टू एनालाइज इन दिस क्वेश्चन. ओके, सो द सर एक क्वेश्चन इज, हाँ पर्टिकुलर टाइम में तो कांस्टेंट स्पीड से आएगा ना. पता नहीं, वही देखना है. शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. दैट्स व्हाट वी नीड टू एनालाइज. तो इसको आप 2 मीटर्स पर सेकंड स्पीड से अगर खींच रहा है तो द क्वेश्चन इज हाउ फास्ट इज दिस कमिंग डाउन. ठीक है. सो ऑन विच वेरिएबल्स इज दिस क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन. अगर इसको ऑरिजिन मान लिया तो यहां से यहां तक डिस्टेंस को मैं x मान सकता हूं. यहां से यहां तक डिस्टेंस को मैं क्या मान सकता हूं, y मान सकता हूं. एज यू पुल दिस द वेरिएबल x इंक्रीजेस, राइट? x का लेंथ बढ़ेगा ना. एज दिस कम्स हाँ डाउन y का लेंथ तो कम होते रहेगा. Yes, sir. तो क्वेश्चन के हिसाब से dx बाई dt है ना, 2 मीटर्स पर सेकंड जो है उसको मैं dx बाई dt बोल सकता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस. ओके, एंड dy बाई dt इज रिक्वायर्ड, राइट? dy बाई dt इज रिक्वायर्ड. सो फर्स्ट आपका काम क्या है ऐसा क्वेश्चन करने के लिए? आपका पहला काम है यू हैव टू ट्राई टू रिलेट x एंड y, राइट? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y? इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन x सर एंड y? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है ना. कोई भी इंस्टेंट हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है एंड लैडर का लेंथ तो बदलेगा नहीं. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल ऑलवेज बी इक्वल टू 25. सो आप डिफरेंशिएट करेंगे 2x dx बाई dt प्लस 2y dy बाई dt इज इक्वल टू 0. सो 2 2 कैंसिल हो गया. सो x dx बाई dt is equal to minus y dy by dt, right? So dy by dt is equal to minus x by y dx by dt. समझ आ रहे? क्वेश्चन के हिसाब से dx by dt कितना है? 2 meters per second. So minus 2x by y meters per second. अब ध्यान दे दीजिए dy by dt is not constant. dy by dt x and y का वैल्यूज पे डिपेंड करते हैं. Is it clear or not? Yes, sir. dy by dt is depending on the values of x and y. So if I am asking you dy by dt, I also have to give you some information. कब मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, ठीक है? At which instant am I asking you? क्योंकि अलग अलग इंस्टेंसेस में अलग अलग वैल्यूज आ सकते हैं. Is it clear or not? Yes, sir. So the question sir. is find dy by dt when x is equal to 4 meters. When the value of x is 4 meters, I want you to find dy by dt. बट आप देख सकते हैं dy by dt is depending on x as well as y. आपको मुझे दोनों देना चाहिए क्या एक देने से काम हो जाएगा? एक दिन से हो जाएगा. Yes, sir. हाँ, एक देने से हो जाना चाहिए ना, क्योंकि x एंड y आर रिलेटेड. एक देने से Yes, दूसरा sir. आप निकाल सकते हैं. सो dy by dt when x is equal to 4 is equal to minus 2 times x के प्लेस में 4, y is nothing but, आप देख सकते हैं y is nothing but root of 25 minus x square, right? So root of 25 minus 16 meters per second. Okay क्या नहीं? So नीचे 3 आ जाएगा ना. So minus 8 by 3 meters per
सेकेंड. ओके, ये माइनस का मतलब क्या है? सर लेंथ डिक्रीज कर रहा है विद टाइम. हाँ, इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज इज नेगेटिव. इसका मतलब है एक वेरिएबल अगर इंक्रीज हो रहा है, द अदर वेरिएबल इज गेटिंग व्हाट? Decrease. अदर वेरिएबल इज गेटिंग डिक्रीज्ड. इज इट क्लियर? है ना? स्पीड एक डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है, दूसरे डायरेक्शन में नेगेटिव होता है, राइट? एज टाइम इंक्रीजेस, अगर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव वेलोसिटी. As x increases, y is decreasing. That's why you got a negative answer. Okay or not? यस सर. Yes, sir. Next. नोट कर लिया? आगे जा सकता हूँ? नेक्स्ट. नेक्स्ट एक स्ट्रीट लाइट है. You have a light here. A person is walking away from the light. Or a person is walking towards the light. Okay? A person is walking towards the light. Okay? As the person is walking towards the light, obviously इस person का जो shadow है उसका लेंथ चेंज होते रहेगा या उतना ही रहेगा? Change होगा. चेंज होगा. ये आपको पता है ना. देखिए, आप जब आप जनरल सुबह के टाइम में सन में वॉकिंग करते हैं, एज यू वॉक, विल योर शैडो लेंथ चेंज और विल इट बी सेम? अगर सन का शैडो की बात कर रहा हूँ, सेम सर. सन में जब आप वॉकिंग करते हैं योर शैडो लेंथ विल नॉट चेंज, बट ट्रैफिक लाइट या स्ट्रीट लाइट में जब आप वॉकिंग करते हैं द लेंथ ऑफ योर शैडो विल चेंज, राइट? ऐसा क्यों होता है? ऐसा कुछ फिजिकली मतलब फिजिक्स में कुछ ऐसा कुछ रीजन है क्या इसका? सर स्ट्रीट लाइट से हम लोग का एंगल कम रहता है जिसकी वजह से. हाँ, सर स्ट्रीट लाइट का हाइट बहुत कम रहता है. स्ट्रीट लाइट में हाइट बहुत कम रहता है, ऊंचाई. ओके गुड. मतलब बेसिकली सन इज एन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, राइट? मान लीजिए सन यहाँ है, मान लीजिए आप यहाँ वॉकिंग कर लीजिए. इफ यू आर वॉकिंग हियर, सन का जो एंगल है वो मान लीजिए अभी 60 डिग्री है. यहाँ आने के बाद ओके सन का एंगल कहाँ होगा? विल इट बी विल इट चेंज और विल इट नॉट चेंज? Sir, it will not change. हाँ, क्योंकि सन इज एट इंफिनिटी, इसलिए आप फिजिक्स में सन का रेस पैरेलल मानते हैं ना. सन का रेस क्यों पैरेलल मानते हैं? क्योंकि सन इज एट व्हाट? इंफिनिटी. समझ रहे? आप जब वॉकिंग करते हैं आप देख सकते हैं सन विल कम विथ यू. सही है कि नहीं? आप ऑब्जर्व किया ये? अगर मान लीजिए गाड़ी में जा रहे हैं आप, सन और मून जो भी है, अगर रात में ट्रैवल कर रहे तो मून, सुबह ट्रैवल कर रहे तो सन, इट टेंड्स टू मूव विथ यू, राइट? कभी ऑब्जर्व किया ये? Yes, sir. सो जो इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स है, इनफाइनाइट में जो ऑब्जेक्ट्स है वो अपने साथ, आपको लगेगा कि अपने साथ आ रहे हैं क्योंकि द रेस आर पैरेलल. ऑब्वियसली मान लीजिए यहाँ है, आपको अभी भी रे ऐसा ही आना चाहिए, इसका मतलब सन आपके हिसाब से यहाँ होना चाहिए ना. तो इसलिए आपको लगेगा कि सन भी अपने साथ मूव कर रहे हैं. समझ में आ रहे? बट स्ट्रीट लाइट में ऐसा नहीं होगा. स्ट्रीट लाइट में क्या है, क्योंकि ये बहुत सामने है, सो आप एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होते रहेगा. इज इट क्लियर और नॉट? सो द पर्सन इज मूविंग टुवर्ड्स द लैम्प पोस्ट एट a rate of 2 meters per second. क्लियर है? इज इट क्लियर?
क्वेश्चन है फाइंड द rate at which the length of shadow changes. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अगर आपको लग रहा है कि शैडो का लेंथ चेंज नहीं होगा, एक बार स्ट्रीट लाइट में जाके देखना पड़ेगा आज ही रात में, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, एज यू मूव टुवर्ड्स द लैम्प पोस्ट, ऑब्वियसली यहां आने के बाद, ठीक है, आपका शैडो का लेंथ कितना होगा? 0 तो होगा, राइट? सो लेंथ ऑफ शैडो तो चेंज तो हो रहा है ना? यस सर। सो इस क्वेश्चन में वेरिएबल्स क्या है? The rate at which length of shadow changes depends on what? So वो सारा वेरिएबल्स जो है आप पहचानना चाहिए। तो फर्स्ट में क्या करता हूं, ये जो फुट से जो आदमी तक डिस्टेंस है उसको x मानता हूं, मान सकता हूं। लेट द डिस्टेंस फ्रॉम द पर्सन टू द फुट ऑफ द टावर बी x, ओके। एंड इस डायग्राम में कौन सा लेंथ शैडो का, विच लेंथ रिप्रेजेंट द शैडो ऑफ द पर्सन? सर विच एक्स। लेंथ? हाँ, दिस लेंथ, एक्स। राइट? यही शैडो होगा या नहीं? यस सर। है ना, लाइट यहां से आ रहा है ना, सो हेड से जो जा रहे हैं दैट विल बी द लेंथ ऑफ द शैडो, राइट? लेंथ ऑफ द शैडो को मैं y मानता हूं, ओके। सो व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन? ये जो 2 मीटर्स पर सेकेंड जो है वो dx बाई dt है या dy बाई dt है? ये जो 2 dx by मीटर्स पर dt, सेकेंड जो है, इज इट dx बाई dt और dy बाई dt? डी वाई बाई dx डी। by d dx by dx by dt yes. dx बाई dt है, समझ में आ रहे? बिकॉज x रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड द लैम्प पोस्ट, राइट? So, अगर पर्सन लैम्प पोस्ट की तरफ 2 मीटर्स पर सेकंड स्पीड से जा रहे हैं, यही डिस्टेंस 2 मीटर्स पर सेकंड स्पीड से कम होते रहेगा ना, राइट? एंड dy by dt is equal to how much? That's the question. So one rate of change is given, the other rate of change is being asked, okay? So अब आपका काम क्या है? You have to relate x and y. x and y के बीच में रिलेशन क्या है वो आप ढूंढना पड़ेगा using your sense of geometry. So how are x and y related? Do you need some additional information to relate x and y? शायद आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जरूरत पड़ेगा ना? सर पर्सन का हाइट चाहिए। हाँ, सो मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। लेंथ ऑफ हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट इज 5 meters, okay, and the height of the person is 1.5 meters, okay. The height of the person is 1.5 meters. ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे दिया। So using these two informations, can you relate x and y? कितने लोगों को सिमिलर ट्रायंगल्स दिख रहे हैं? So similar triangles कॉन्सेप्ट यूज करके 5 by x plus y is equal to 1.5 by y लिख सकता हूँ। ये सबको लग रहा है क्या, या बहुत हाई-फाई कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ मैं? इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, इनके सिमिलर ट्रायंगल्स है ना, ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल, 5x plus y is equal to this. So 5y is equal to 1.5x plus 1.5y. So ये इस तरफ आया तो 3.5y is equal to 1.5x. Okay. So y is equal to, कैंसिल किया तो कितना आएगा? 3/7x, right? So dy by dt is equal to 3/7 of dx by dt. Okay. So dx by dt is 2. As you can see, this is an example of constant change. दिख रहा है क्या नहीं? So dy by dt is equal to dx by dt अगर 2 है तो 6/7 meters per second. Okay or not?
इसका मतलब है Yes, sir. ये वाला केस में अगर आप एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं, आपका शैडो का लेंथ भी एक कांस्टेंट रेट से बदलेगा. इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. इसमें आपको ये एक्स एंड वाई को रिलेट करना बहुत ही इजी लगा, राइट? तो आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चंस जो है बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा. ऑल आर वेरी इजी क्वेश्चंस. यहाँ तक समझ में आया? निकाल दो. हाँ सर. खुद से आप कुछ क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल देखिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लगेगा आपको, बट आप देखना है. मान लीजिए एक लाइट है, ठीक है, यू हैव ए लाइट पोस्ट हियर. मान लीजिए इसके लाइट पोस्ट के, ठीक है, अबाउट दिस लाइट पोस्ट, दिस इज लाइट, ठीक है, यू हैव ए सर्कल एंड यहाँ एक वॉल है, यहाँ एक वॉल है, ओके, एंड ए हॉर्स इज रनिंग ऑन दिस सर्कुलर ट्रैक, राइट? एक हॉर्स एक सर्कुलर ट्रैक में रन कर रहे हैं, ओके, एट ए स्पीड ऑफ समथिंग लाइक इतना 10 मीटर्स पर सेकेंड, ओके. हॉर्स रनिंग at 10 meters per second, okay, about the circular track. Obviously ये हॉर्स का शैडो शायद इस वॉल पे होगा ना? हाँ सर. आएगा या नहीं आएगा? तो ऐसा कुछ आएगा. So as the horse is running on this circular track, उसका शैडो कहाँ रन करेगा? The shadow is running on wall. What? On the wall, right? शैडो ऐसे ऊपर जाते रहेगा ना उसका. Yes, sir. हाँ सर. So can we relate these two? What is the speed of shadow of horse? ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता हूं. What is the speed of shadow of horse? अब वैसे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, मेजरमेंट्स कुछ चाहिए ना इस क्वेश्चन का. जैसा प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको मेजरमेंट्स का जरूरत पड़ा, इसमें भी शायद मेजरमेंट्स का जरूरत पड़ेगा, राइट? सो फर्स्ट मैं ये करता हूँ, सर्किल का रेडियस समथिंग लाइक 20 मीटर्स, ओके, एंड इस पेरिफेरी और वॉल के बीच में डिस्टेंस 10 मीटर्स, ओके. शायद इतना सफिशिएंट है या और भी कुछ देना है? हॉर्स का सर्किल में रनिंग का स्पीड कांस्टेंट है, तो आप कितने लोग को लग रहे हो दीवार पे जो स्पीड है वो भी कांस्टेंट होगा? किसी को नहीं लग रहा है ना अभी? दीवार पे जो स्पीड है वो चेंज हो सकता है ना, हाँ. ठीक है. सो आई एम आस्किंग यू टू फाइंड द rate at which the shadow is moving when the distance between this point and this point is 40 meters. At an instant when the shadow is at a distance of 40 meters from the starting point, what is the rate at which the shadow is running? Question clear है? Yes. So हाँ, इसमें sir. what are the variables? अगर सीधा सीधा इसको y मानेंगे ना, शायद इसको y मानेंगे. इस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कौन सा वेरिएबल लेने से मतलब थोड़ा सा बेटर होगा? व्हाट इज अदर वेरिएबल दैट वी टेक? सर एंगल. सर थीटा एंगल लेंगे तो. हाँ हाँ, Sir, थीटा angle. बेटर है ना शायद. एज द हॉर्स इज मूविंग ये वाला एंगल तो चेंज होते रहेगा ना, राइट? एंड लेट द आर्क लेंथ बी हाउ मच?
arc length be called L. Okay, is it clear or not? ये बीच में एंगल थीटा, आर्क लेंथ L, इसको y मानता हूं, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा आपको जरूरत पड़ा तो एज वी गो ऑन इन द प्रॉब्लम वी कैन गो ऑन एज्यूमिंग इट, ऐसा नहीं कि इसी से करना है आपको। क्लियर है क्या नहीं? सो फर्स्ट dy बाई dt चाहिए आपके पास। क्या है ये 10 मीटर्स पर सेकंड किसका रेट ऑफ चेंज है? बोल सकते हैं सर किसका? एल का, हाँ एल का। हाँ, सो dl by dt is 10 meters per second, right? As the horse is moving, arc का length change होते रहेगा ना। And dy by dt is how much? ये question है, right? So how do you relate L and y? L and y को कैसे relate कर सकते हैं? ये L and y both might depend on this theta. L is equal to क्या है? R theta है ना? सही क्या नहीं? Yes, sir. That implies L is equal to 20 theta. Okay क्या नहीं? And tan theta is equal to how much? Tan theta is always equal to y by 30, right? Tan theta is always y by, ये तो सेम है ना हर बार। So y is equal to what? 30 tan theta. Is it clear? Okay है क्या नहीं? यस सर। मैं क्या Yes, किया? sir. L को भी in terms of theta लिख लिया, y को भी in terms of theta लिख लिया, पैरामेट्रिक फंक्शन हो गया। So दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, dl by dt is equal to 20 times d theta by dt. Okay? And dy by dt क्या होगा? 30 times secant square theta d theta by dt. Okay? So अब dl by dt and dy by dt को आप रिलेट करना है। सो d theta by dt के प्लेस में क्या रखिएगा? dl by dt by 20, राइट? ओके, नोट कर लीजिए। सो dy by dt is equal to 30 secant square theta into dl by dt by 20। सही है क्या नहीं? अब ध्यान दे दीजिए, dy by dt dl by dt में भी डिपेंड हो रहे हैं और एक्स्ट्रा secant square theta में भी डिपेंड कर रहे हैं। ओके क्या नहीं? इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। Yes, sir. दैट इज इक्वल टू 3/2। हमको dy by dt कहाँ चाहिए? कौन से इंस्टेंट पे चाहिए? dy by dt is required when y is equal to how much? 40, right? सही क्या नहीं? when y is equal to 40, tan theta कितना है? y जब 40 है, ये वाला 50 हो जाएगा ना शायद, क्योंकि ये 30 है, ये 40 है तो ये 50 होगा। हाँ सर। सो dy by dt is equal to 3/2 times इस पर्टिकुलर इंस्टेंट में secant square theta कितना होगा? Secant theta is hypotenuse by adjacent side, right? 50/30, 5/3 into 5/3, 5/3 whole square, right? 3/2 into 5/3 into 5/3, okay क्या नहीं? Yes, sir. हाँ into सर। dl by dt कितना? 10, okay? So एक 3 कैंसिल हो गया, 5, so 125/3 meters per second, okay क्या नहीं? Is it okay or not? यस सर। Yes. So at that particular instant उतना स्पीड से शैडो मूव कर रहे हैं। क्लियर? नोट कर लीजिए।
सो रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे आता है? पैटर्न समझ में आ रहा है ना आपको? एक वेरिएबल का रेट मिलेगा, दूसरा वेरिएबल का रेट आपसे पूछेगा, एंड वो दोनों वेरिएबल्स को रिलेट करने का काम आपका है। कभी कभी डायरेक्ट रिलेशन हो सकते हैं, कभी कभी पैरामीट्रिक रिलेशन हो सकते हैं। कभी कभी पैरामीटर्स डायरेक्टली क्वेश्चन में मिल जाएगा, कभी कभी आपको एज्यूम करना पड़ेगा। दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू डू वेल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ओके सर एक बार प्रीवियस पेज दिखा दीजिए। कुछ डाउट है इसमें या समझ में आ गया? हो गया सर। हो गया। कभी कभी आपको कर्व्स का क्वेश्चन आएगा। मान लीजिए कर्व है, एलिप्स है, ठीक है? एलिप्सिस x is 16x square plus 9y square is equal to 400. Okay, so a point is moving on this ellipse. A point is moving on this ellipse. As this point is moving, as you can see, जब point थोड़ा सा ऊपर है, as this is moving, x changes faster than y, right? यहां से जब यहां गया, x बहुत बदल गया, but y बहुत कम बदला, right? यस सर। मान लीजिए पॉइंट यहां से यहां मूव हुआ, इस बार y ज्यादा चेंज हुआ, x इतना चेंज नहीं हुआ, राइट? यस सर। So the question is, find the point at which, find a point at which the rate of change of abscissa is same as the rate of change of ordinate. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है? सिंपली फाइंड द इंस्टेंट वेयर dx by dt is same as dy by dt। सही है? इंग्लिश में ये सेंटेंस का मतलब यही है क्या? नहीं, हाँ हाँ सर। सर। इसका मतलब dy by dx is equal to how much? 1 बेसिकली। जितना x का चेंज होता है उतना ही y का चेंज होना चाहिए, राइट? सो इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। 16 टाइम्स 2x प्लस 18 टाइम्स dy by dx is equal to 0, राइट? 18y टाइम्स, सही कि नहीं? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, 16 टाइम्स 2x प्लस 9 टाइम्स 2y dy by dx is equal to 0। सो dy by dx क्या है? माइनस 16 इंटू 2x बाई 18 इंटू y। सही? तो अगर और क्लियरली लिखना है तो ये है एक्चुअल कंडीशन। मॉडुलस ऑफ dy by dx should be equal to 1, right? क्योंकि डायरेक्शन के बात नहीं हो यस रहा है, सर। यहाँ सिर्फ चेंज के बात हो रहा है। हाँ सर। So this is equal to 1, मॉडुलस ऑफ दिस इज इक्वल टू 1, राइट? सो कैंसिल किया तो 16x should be equal to 9y, right? Okay, so basically x is equal to 9y by 16 होना चाहिए। At this instant the rate of change of x is same as rate of change of y। Okay, तो वो पॉइंट निकालने के लिए क्या करना है? इसको वापस मुझे इस पे सब्स्टिट्यूट करना है, तब x एंड y आएगा ना। सो 16 टाइम्स 81y square by 16 square plus 9y square is equal to 400। तो एक 16 कैंसिल हुआ। सो एलसीएम लिया तो 16 एलसीएम है 81y square प्लस 16 9 144y square is equal to 400।
तो टोटल कितना है 225. y square is equal to 400 into 16. So 25 16 are 25 25 are. So y is equal to कितना है 16/5 होना चाहिए, राइट? एंड x is equal to how much? y के प्लेस में 16/5 पुट किया तो 9/5. ओके, so what is the point? The point is 9/5 comma 16/5. ओके, और अच्छे से किया तो प्लस और माइनस हो जाएगा सबका, ठीक है? मतलब 4 पॉइंट्स आएगा सिमेट्रिकली. समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर. सो कर्व्स का क्वेश्चंस करना समझ में आ रहा है? कर्व्स में ऐसा क्वेश्चंस पूछ सकता है. अभी एलिप्स दिया है, कुछ और कर्व भी दे सकते हैं. इज इट क्लियर? यस सर. नोट किया? सर ये वाला क्वेश्चन हम लोग सीधा सीधी बोल सकते थे कि टेंजेंट का वैल्यू 45 डिग्री आएगा तब हो सकता है. tan थीटा का वैल्यू है ना? हाँ वही. हाँ वही, एफेक्टली टेंजेंट का tan थीटा निकालना है तो भी आपको dy/dx तो निकालना पड़ेगा ना. हम्म. मतलब इफेक्टिवली हम लोग वही किए हैं. बेसिकली टेंजेंट का स्लोप 1 है. Okay, sir. सो देयर आर, हम बहुत क्वेश्चंस किए हैं इसके ऊपर. सो देयर आर टू टर्म्स कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू. मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू. ओके, सो यूजुअली इंडस्ट्रीज में क्या होता है? इंडस्ट्रीज में फॉर एवरी यूनिट इंक्रीज इन प्रोडक्शन there will be some marginal increase of cost. देखिए, for every unit increase in production, मान लीजिए आप कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके लिए कुछ प्रोडक्शन कॉस्ट लग रहे हैं. ऑब्वियसली ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो ज्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट तो लगेगा, राइट? So the production cost increases with what? The amount of production. सही है क्या नहीं? For हाँ सर. every unit increase in production, there is a marginal increase in cost. समझ में आ रहे? If x is the number of units produced, and c is the cost incurred, dc/dx is called the marginal cost. The rate at which the cost increases with increase in production is called marginal cost. समझ में आ रहे? ये मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट होता है या चेंज हो सकता है? एक सर पर्टिकुलर चेंज इंडस्ट्री होगा. का यूजुअली चेंज हो सकता है ना. फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको पहला यूनिट प्रोड्यूस करना है. मान लीजिए एक इंडस्ट्री है, आपको यू हैव टू प्रोड्यूस द फर्स्ट आइटम, फर्स्ट एक आइटम प्रोड्यूस करना है. उसके लिए बहुत खर्चा लगेगा ना, स्टार्टिंग खर्चा. अगर एक यूनिट भी आप प्रोड्यूस करना है, आपको मशीन पूरा तो खरीदना पड़ेगा, लेबर तो हायर करना पड़ेगा, लैंड चाहिए, राइट? सो ऑल दिस कॉस्ट कम बिफोर इवन यू प्रोड्यूस वन यूनिट, राइट? बट एक बार मान लीजिए एक यूनिट प्रोड्यूस किया, उसको 2 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा.
कॉस्ट में, राइट? सिर्फ थोड़ा सा रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा यूज हो सकते हैं अगर वही 100 तक पहुंचने के लिए, ज्यादा कॉस्ट नहीं लगेगा, सिर्फ रॉ मटेरियल यूज होगा। बट मान लीजिए आपको प्रोडक्शन को स्केल अप करना है, इतना प्रोड्यूस करना है कि एक मशीन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, दूसरा मशीन चाहिए, तब आपको फिर थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ेगा, समझ आ रहे? सो अगर एक ग्राफ ड्रॉ किया तो नंबर ऑफ यूनिट्स कॉस्ट, ठीक है, मान लीजिए ये कुछ जीरो से स्टार्ट नहीं होते बहुत बार, इवन इफ यू बिफोर मैन्युफैक्चरिंग इवन 1 यूनिट यू हैव सम कॉस्ट, इसके बाद धीरे धीरे करके कॉस्ट इंक्रीज हो सकते हैं। बीच में एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम प्रोड्यूस होगा, इसके बाद थोड़ा सा बढ़ सकते हैं, ठीक है, इसके बाद फिर थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? So the rate of change of cost with respect to number of units produced is called what? It's called the marginal cost. समझ में आ रहे? And there is something called marginal revenue. Marginal revenue का मतलब क्या है? Rate of change of revenue with respect to number of units produced. Is called marginal revenue. समझ में आ रहा है क्या नहीं दोनों? Revenue भी change होता है ना, as you produce more units your revenue will increase. So rate at which revenue changes with every extra unit is called marginal revenue. Cost is called the rate of change of cost with extra units. With respect to extra units produced is called marginal cost. Clear है दोनों items? Yes, sir. मान लीजिए आप 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब नाउ वी आर प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स। मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि मुझे प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, assume that you want to produce 101 units, ठीक है? So what will be your analysis? When will you go from production of 100 to production of 101? तो आप ये दोनों को देखना पड़ेगा। एक यूनिट प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए मुझे कितना कॉस्ट बढ़ रहे हैं, एक यूनिट प्रोडक्शन बढ़ाने से मुझे कितना रेवेन्यू बढ़ेगा। When is it a good decision to increase the production? ये दोनों में कौन सा बड़ा होना चाहिए? dr by dx है ना, dr by dx अगर बड़ा है वो एक यूनिट के लिए, then it makes sense for me to increase the production, क्योंकि जितना कॉस्ट इनकर कर रहे हैं एक्स्ट्रा उससे ज्यादा रेवेन्यू मुझे मिल रहे हैं, राइट? समझ रहे? इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. सो मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू में बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं आपको, ठीक है? फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन हो सकते हैं, कॉस्ट एज ए फंक्शन ऑफ एक्स इज 0.005 x cube minus 0.02 x square plus 30x plus 6000. Find marginal cost when x is equal to 4 units. ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है ना? तो सिंपली क्या निकालना है इसमें? What should be found out? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है? DC by marginal cost is nothing but DC by dx. That is equal to 0.005 into 3x square minus 0.02 into 2x plus 30, सही? So x के प्लेस में क्या पुट करना है? I want DC by dx at x is equal to 4. Okay. So क्या होगा? 0.005 into 3 into 16 minus 0.02 into 8 plus 30. समझ में रहे? So आप कैलकुलेट किया 30.08 आएगा। इसका मतलब क्या है? When the production is 4 units, आप वहां से एक यूनिट इंक्रीज करना है तो
आपको 30.08 यूनिट्स ऑफ मनी लगेगा। समझ में आ रहा है क्या नहीं? ये डीसी बाई डी एक्स, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन ऑफ एक्स मिल जाएगा, सॉरी कॉस्ट एज ए फंक्शन ऑफ एक्स मिल जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। सिमिलरली रेवेन्यू एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आएगा, मार्जिनल रेवेन्यू पूछेगा आपसे। तो ऐसा कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट इसका डेफिनेशंस पता होना चाहिए आप इसमें। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया? So this is about your first topic, rate of change. समझ में आ रहे? सो नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक करेंगे। ओके इज इट क्लियर? सब लोग ओके है क्या? नहीं कुछ बोला तो सब बेटर। यस सर। सो इस हफ्ते से हम वीकली टेस्ट शुरू करेंगे, ठीक है? एवरी वीक यू विल हैव अ टेस्ट। सर चैप्टर्स? हाँ, फर्स्ट हम जो रनिंग चैप्टर्स का टेस्ट रखेंगे, ठीक है? फर्स्ट विल स्टार्ट विथ मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, ओके इस वीक जो है संडे यू विल हैव अ टेस्ट ऑन मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर? एंड धीरे धीरे करके वीक बाय वीक विल गो बैक। ठीक है, जो बैकलॉग्स है वो देखते हैं कितना प्रिपरेशन लेवल है आपका। उसका अगला वीक सर इसी कंटिन्यू। वीक से स्टार्ट है? हाँ हाँ, ये सर संडे से इसी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट है, आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, एक दिन का टाइम मिलेगा, एक दिन में संडे में कभी ना कभी आप दे सकते हैं। ठीक है, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। सर इस संडे सिर्फ मैथ्स का है कि सर तीनों सब्जेक्ट का? मैथ्स का बोल रहा हूँ। ठीक। सो अब आज के लिए ये वाला टॉपिक हो गया। कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। डाउट्स पूछना चाहते हैं कोई अपना? सर शेयर करें। हाँ, स्क्रीन शेयर एक बार देखिए, रुकिए। अब शेयर कर सकते हैं, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ओके सर। So limit extends to 1. Limit extends to 1, n x power n minus 1 minus n plus 1 into x power n plus 1 by e power क्या है? e power x minus e है क्या? हाँ सर, e पावर x माइनस c sin pi x, पाई x। where n is equal to 100 is equal to। ठीक है, ठीक है, आप निकाल दीजिए। यही है ना क्वेश्चन? एक बार चेक कर लीजिए, सही नोट किया मैंने? सर x पावर n प्लस 1 है फर्स्ट हाँ, वाला। x n प्लस 1 है क्या? हाँ ठीक है, बाकी सब ठीक है ना? हाँ सर। इसमें दिक्कत क्या हुआ आपको? सर ऊपर वाला नहीं हो पा रहा था, नीचे वाला तो e पाई आ गया था।
हम एक्चुअली किए कि h टेंडिंग टू 0 x -1 करके किए। क्या टेंडिंग टू 0? x सर -1 को t मान लिया क्या? हाँ हाँ ठीक है, x -1 इज इक्वल टू t है तो t टेंडिंग टू 0, नीचे वाला तो हो जाएगा ना, नीचे वाला e पाई आ गया। e पावर t प्लस 1, e कॉमन लिया तो e पावर t -1 साइन ऑफ पाई टाइम्स t प्लस 1, पाई प्लस पाई t, पाई t माइनस साइन पाई t हो जाएगा, ठीक है, माइनस एक्स्ट्रा आएगा शायद। सर माइनस नहीं आएगा, पाई माइनस पाई t होगा ना। तो नहीं x के प्लेस में t प्लस 1 आ रहा है ना, पाई प्लस पाई t अच्छा आ रहा है, हाँ ठीक। ठीक है। सो बाई पाई t इंटू पाई t बाई t इंटू t कर लिया तो ठीक है, ये 1 हो गया, हाँ ये भी 1 हो गया। सो ऊपर यहाँ t स्क्वायर बचा है, ठीक है, t स्क्वायर का मतलब है x -1 का होल स्क्वायर नीचे, ओके, या फिर x -1 होल स्क्वायर बचा है ना नीचे। सर पाई t बचेगा, पाई t स्क्वायर सर कैसे है? एक और t यहाँ चाहिए ना, एक e पावर t -1 बाई t हाँ यहाँ चाहिए, यहाँ पाई t चाहिए, पाई t स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ, ओके यहाँ ऊपर पाई t स्क्वायर आएगा, ओके। तो इफेक्टिवली ये है, सो ऊपर तो पॉलिनोमियल है ना, हाँ तो एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हैं ना आराम से। सो -1 बाई पाई बाहर आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 1, n इंटू एक्स पावर n प्लस 1 माइनस ऑफ n प्लस 1 इंटू एक्स पावर n प्लस 1 बाई बेसिकली x प्लस 1 होल x -1 होल स्क्वायर है हाँ ना, है ना। अच्छा सो दो बार एल हॉस्पिटल अप्लाई करना है, फर्स्ट टाइम एल डिफरेंशिएट हॉस्पिटल करना। अप्लाई किया था n इंटू n प्लस 1 इंटू एक्स पावर n माइनस n प्लस 1 इंटू n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, ओके, बाई 2 इंटू एक्स माइनस 1, ओके। एक और बार n इक्वल x इक्वल टू 1 पुट किया तो अभी भी फिर इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहे हैं, फिर इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है ना। हाँ यस सर तो एक और बार आपको करना है, n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 इंटू एक्स पावर n माइनस 1 माइनस n इंटू n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स पावर n माइनस 2 बाई 2, ओके। अब ओके सर निकाल दीजिए, इस बार शायद n इंटू n प्लस 1 कॉमन लिया तो n माइनस ऑफ n माइनस 1 1 हो गया बाई 2, सो -1 बाई पाई बचा है ना, हाँ तो माइनस n इंटू n प्लस 1 बाई 2 पाई ई, n इक्वल टू 100 दिया था ना शायद, सर हो गया सर 5050 का पाई ठीक है। ठीक ओके। सर। और अब बहुत दिन से लिमिट्स में ही फंस गया, आगे नहीं जा रहे। नहीं सर बस ये लास्ट है, खत्म ही हो गया। देखिए वैसा नहीं करना है, वैसा किया तो कभी कंप्लीट नहीं होगा आपका प्रिपरेशन। ये मत सोचिए कि एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद अगला चैप्टर जाऊंगा। आप एक चैप्टर का आधा क्वेश्चन करिए, अगला चैप्टर का आधा क्वेश्चन करिए, मतलब मल्टीपल्स लेके, चाहे तो अल्टरनेट क्वेश्चंस करते जाइए। सर आप अभी एक, डिफरेंशिएशन में है, वो आधा ही हुआ है मतलब हाँ देखिए वैसा आप एग्जांपल्स में। एक एक टाइम में ये कंप्लीट करना है, चैप्टर वाइज देख लीजिए, एक चैप्टर का कुछ टाइम दे दीजिए, लाइन में कभी मत करिए, ठीक है। फर्स्ट आप देखिए मल्टीपल्स ऑफ 3 कर लीजिए, ठीक है। ओके सर इसके बाद टाइम मान लीजिए अभी भी वही चैप्टर चल रहा है, देन उसका अगला वाला क्वेश्चंस कर लीजिए। आगे बढ़ते जाना है, एक ही चैप्टर में फंस गया तो कुछ फायदा नहीं होगा। इतना करते हैं, फाइनल एग्जाम में मान लीजिए एक भी क्वेश्चन नहीं आया, क्या करिएगा? पूरा मेहनत वेस्ट हो जाएगा ना। हाँ सर हर हर चैप्टर में मतलब हर सब्जेक्ट में वैसा ही करना है, लाइन में मत करिए। मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब कुछ मत करिए, आइडियली सब कुछ करना है, बट लाइन में नहीं है। फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 3 करिए, देन अगर टाइम बचा है तो अगर मान ली तब तक नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो गया, अगला चैप्टर शुरू कर लीजिए आप भी। ओके सर। हाँ बोलिए अगला क्वेश्चन क्या है?
x power n into sin power n x by x power n minus sin power n x. Limit x tends to 0 x power n sin power n x by x power n minus sin power n x. Okay, is non-zero finite, then n is equal to what? Okay, ठीक. अगर ये नॉन जीरो फाइनाइट होना है तो n का वैल्यू क्या है ना? हाँ सर. सो फर्स्ट इज इंडिटरमिनेट फॉर्म तो है फर्स्ट, ठीक है. इसके बाद मान लीजिए एक्स पावर n नीचे लेके आ जाते हैं. सो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin पावर n x बाई 1 माइनस sin x बाई x का पावर n. ओके, सो x टेंड्स टू 0. सो इंडिटरमिनेट फॉर्म तो है. तो क्या करेंगे यहाँ? एक सेकंड. लिमिट x टेंड्स टू 0 x पावर n into sin power n x by x power n minus sin power n x is finite. Then n is equal to how much? So denominator वाला indeterminacy कैसे निकलेगा? x power n minus sin power n x. देखते हैं, वो x power n नीचे लेके आया ना? हाँ Limit सर. x tends to 0 sin power n x ऊपर है by 1 minus sin x by x का power n है. तो sin x by x का एक्सपेंशन क्या होते हैं? sin x expansion x minus x cube by 3 factorial plus x power 5 by 5 factorial so on. factorial. तो by x किया तो sin power n x 1 minus of 1 minus x square by 6, right? मतलब बाकी हायर पावर्स छोड़ दीजिए, ठीक है, पावर n. बाकी नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना? हाँ सर. So that is equal to limit x tends to 0 sin power n x divided by 1 minus of इसको expand किया तो 1 minus n x square by 6. ओके, बाकी x power 4 हो जाएगा, बाकी फिर नेग्लेक्ट कर सकते हैं हायर पावर्स. समझ रहे कि नहीं? हाँ सर. That is equal to limit x tends to 0 sin power n x 1 1 कैंसिल हो गया, नीचे n x square by 6 बचा है. by 6 बच रहा है. So ऊपर 2 होना चाहिए ना, तब sin square x by x square इंडिटरमिनेसी निकल जाएगा. हाँ सर, आंसर 3 दिया. आंसर 3 दिया है, मतलब वहाँ सॉल्यूशन दिया है. सॉल्यूशन 1 मिनट से देख लो. हाँ सर, दिया है. दिखा दीजिए तो देखते हैं कहाँ गलती हुआ है. मिनट. अच्छा नहीं नहीं सर, 2 ही दिया. सॉरी सॉरी. 2 है ना, ठीक है. हाँ 2 ही है, 2 ही. और कुछ है डाउट्स? सर फंक्शन सर. देखिए, दिखाइए कोई भी.
f of So 0 41 वाला f of 0 is equal to 0 is equal to f dash 0 modulus of f and x is less than or equal to 2, which of the following is f double dash of x is less than or equal to 2. कुछ एनालिसिस किया था क्या अपने से या हम्म कुछ सोचा है क्या इसके ऊपर? सर हम देखें कि f of 0 और f dash of 0 0 मतलब कांस्टेंट टर्म तो होने से रहा हाँ क्या है? सर f dash 0 जब पुट कर रहे हैं हाँ तो तब भी 0 आ रहा है मतलब कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं पूरा फंक्शन f में f of 0 में भी 0 आ रहा नहीं नहीं पॉलिनोमियल तो दिया नहीं ना, हाँ पॉलिनोमियल के बारे में क्यों सोच रहे हैं? तो- दिया नहीं ना, पॉलिनोमियल फंक्शन है, हाँ हाँ सर कोई भी फंक्शन हो सकता है ना? मतलब इसमें इस ये एफ डबल डैश ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 2 है ना? हाँ सर मतलब इसको लेके क्या मतलब क्या सोचे हैं? जैसे दिस इज द रेट एट विच एफ डैश इंक्रीजेस है ना? f dash increases हाँ सर तो एफ डैश ऑफ एक्स का रेट ऑफ इंक्रीज मैक्सिमम 2 हो सकता है, राइट? हम्म सो एफ डैश का वैल्यू जो है मान लीजिए 1 2 3 ऐसा है, मान लीजिए जब तक आप 1 पे आएगा एफ डैश मैक्सिमम 2 तक जा सकते हैं, राइट? हम्म एफ डैश का रेट ऑफ इंक्रीज मैक्सिमम 2 है ना, max इससे 2 ज्यादा नहीं है। तो एफ डैश का वैल्यू यहाँ मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, यहाँ एफ डैश का वैल्यू मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, 4 राइट? हो सकता है 6 ऑन मतलब ऐसा कुछ लॉजिक है। हम क्या करेंगे, अब एफ का वैल्यू चाहिए ना आपको, एफ इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू कुछ बोल रहा है ना क्वेश्चन में, ऑप्शंस अगर देखा तो। हटा दिया अब हम क्या करेंगे, मैक्सिमम एफ डैश लेंगे 0 और 1 के बीच में, एफ डैश को 2 मान लीजिए, ओके समझ रहे? 0 और 1 के बीच में एफ डैश 2 से छोटा ही होगा ना, हाँ मतलब रेट ऑफ चेंज 2 से कम है। अब मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज अज्यूम कर लीजिए 2 है, यहाँ से यहाँ तक मतलब रेट ऑफ चेंज 2 मान लीजिए। किस इसका मतलब एफ ऑफ एक्स 2 इंक्रीज हुआ। सर f dash x2 नहीं नहीं, एफ डैश ऑफ एक्स 2 का मतलब है ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, एफ भी 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, हाँ तो एक यूनिट पे 2 यूनिट्स इंक्रीज हुआ, राइट? अच्छा ठीक एक यूनिट पे 2 यूनिट्स इंक्रीज हुआ ना, सर ठीक नेक्स्ट यूनिट पे 4 यूनिट्स इंक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि रेट ऑफ चेंज 4 मान रहा हूं मैं, राइट? समझ रहे? यस सर मतलब ये दोनों, ये 1 और 2 के बीच में रेट ऑफ चेंज मैक्सिमम 4 है ना, 4 4 से छोटा ही है, सो पूरा 4 एज्यूम कर लीजिए, ओके समझ सर रहे? सो 4 यूनिट्स बढ़ गया, इसके बाद 6 यूनिट्स बढ़ गया, ऐसा करके लास्ट वाले में कुछ यूनिट्स बढ़ गया। सो कितना कितना टर्म्स है, 2013 टर्म्स है ये, मतलब एपी का, हाँ सर एपी का 2013 टर्म्स है ना। सो 2013 by 2 n by 2 into 2a 4 plus 2012 into 2, right? So 40 24 plus 4 40 28 into 2013 by 2 2014, okay? तो 2013 into 2014 से छोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए इससे बड़ा नहीं होगा एफ ऑफ एक्स, हाँ तो मतलब एफ ऑप्शन ऑफ में था 2013। हाँ हाँ तो ऑप्शन में 2013 का होल स्क्वायर था सर ओके, होल स्क्वायर है ना, मतलब ये सारा ऑड नंबर्स है ना, इवन नंबर्स है ना। सो कुछ और ऑड नंबर्स लेके आ सकता है क्या बाय एनी चांस?
ये हाफ पे अगर हाफ ऑफ कर लिया तो पहला वाला हाफ, ये हाफ पे मैक्सिमम 1 तक जा सकते हैं 1 हो राइट। जाएगा। यहाँ इसके बाद ये 3 पे जा सकते हैं राइट। ठीक। हाँ हाँ सर। अगर वैसा कर किया तो पहला हाफ के लिए मैक्सिमम 1 मानेंगे, ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट के लिए 3 मानेंगे, ठीक है। बाकी सबके लिए नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 5 वैसे भी मान सकते हैं ना, ठीक है। हाँ। आंसर लेके आने के लिए क्या क्या करना है वो देखना है, ठीक है। एंड ऐसा जाते रहेगा यहाँ तक। एंड लास्ट में हाफ के लिए 1 का अराउंड जो है 2 into 1 + 1 किया हमने, ओके। 2 का अराउंड जो है 2 into 2 + 1 किया। तो 2013 का अराउंड जो है 2 into 2013 + 1 करना है राइट। तो हाफ इंटू 4017, ओके तो नीचे कर ही दिखेंगे। ओके। मतलब लास्ट हाफ के लिए 47 मतलब 4017 2 into एज्यूम करना है, 2013 + 1 ठीक। ठीक है। तो इफेक्टिवली आप देखा तो इसको मैं प्लस हाफ लास्ट में माइनस हाफ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये पूरा मिलके क्या हुआ 1 + 3 + 5 + ऐसा हुआ था ना। हाँ ये तो ऑड नंबर्स है। कितना सर, टर्म्स है इसमें कितना टर्म्स होगा इसके 20 2 into 0 + 1 से स्टार्ट हुआ। आपको इसके आगे तक जाएगा मतलब 2 into 2013 + 2 into 2012 + 1 तक जाएगा, मतलब 2013 टर्म्स है आपको। तो इसको 2013 का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। बट प्लस प्लस ये एक्स्ट्रा है ना, हाफ ऑफ 4019 हाफ 4017 इंटू 4016 7 2008 है ना। 4017 माइनस हाफ है ना एक्स्ट्रा लास्ट में हाँ सर। 2008। इससे छोटा होना चाहिए। आपका आंसर्स एक बार दिखाइए, आंसर्स क्या क्या है। सर एक मिनट। वैसे इसके लिए स्टैंडर्ड प्रोसेस ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ ट्राई करते रहना है, मतलब मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं। सही है। ये मोस्टली सी ही ऑप्शन होना चाहिए। हाँ सर वही मतलब वो 2013 स्कोर कैसे लेके आ रहे हैं वो थोड़ा सा वो देखना मैटर पड़ेगा। करेगा आपको। इसका सॉल्यूशंस नहीं दिया, नहीं सर। ये मोस्टली ऐसा ही कुछ करते हैं ये। f dash of x is मतलब मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना। तो एफ डबल डैश को आप 2 ले लीजिए, मतलब यूजुअली एफ डबल डैश ऑफ एक्स को 2 ले लीजिए। सो डी ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x हो जाएगा ना, मतलब इफेक्टिवली एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू x हो जाएगा ना। हाँ हम्म हो सर ठीक। तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हुआ इंटीग्रेशन हो जाएगा। एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हाँ तो ये एफ ऑफ 2013 जो है 2013 स्क्वायर्स, मतलब ये होगा मैक्सिमम सर। वैल्यू है, समझ रहे। हाँ सर। ऐसा करके करते हैं। और कुछ है सर एक मिनट देख ले। सर एक बार कॉपी कर लेना। हम्म
हाँ सर। नहीं सर अब नहीं हो गया। हो गया। हम्म। ठीक है, पढ़ाई ठीक ठाक हो रहा है ना? हाँ सर very हम्म हम्म, ठीक है बेटा, तो हाँ ठीक है सर, थैंक यू। हाँ हाँ।